प्रोफेसर डॉक्टर महास्थविर के विशाल संग्रह में किताबों और पांडुलिपियों के ढेर के नीचे हाल ही में एक चीज मिली है, एक पुरानी चमड़े में बंधी डायरी। और इसके पन्ने मतलब इतने नाजुक हो चुके हैं कि छूने से ही टूट जाएं। हाँ, और स्याही भी लगभग मिट चुकी है। ये डायरी J.L. जॉनसन नाम के एक अंग्रेज की है और इसके पहले पन्ने पर कांपते हुए अक्षरों में बस एक ही नाम लिखा है, रंडवी। रंडवी। आज हम इसी डायरी के पन्नों को खोलकर इतिहास के उस भूले हुए कोने में झांकेंगे और रंडवी की इस अनसुनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से एक सबूत है, एक ऐसे इतिहास का जिसे शायद जानबूझकर दबा दिया गया। तो चलिए इस डायरी के साथ उस समय में वापस चलते हैं। जॉनसन लिखता है कि एक गुप्त सागर था जिसकी दौलत की कहानियां हर व्यापारी की जुबान पर थीं। लेकिन वहां जाने की हिम्मत वो किसी में नहीं थी। नाविकों का मानना था कि वो पानी नहीं बल्कि दानवों का देश है। दानवों का देश है। और ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, ये उस समाज की क्या कहते हैं नींव थी। अच्छा। और इसी डर ने एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। क्या प्रथा थी ये? व्यापारियों को अगर उस सागर से सुरक्षित गुजरना होता था तो उन्हें समुद्र के दानव को खुश करना पड़ता था, और उसे खुश करने का तरीका बहुत ही क्रूर था। क्रूर? लेकिन डायरी के मुताबिक ये एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब एक सोचा समझा सिस्टम था, है ना? ये कोई अचानक होने वाली बलि तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। दानव को शांत करने के लिए एक खास पूजा होती थी, जिसके लिए एक कुंवारी लड़की को चुना जाता था और उसे मंदिर में भेज दिया जाता था। वहां मंदिर का मुख्य पुजारी एक रस्म करता था जिसमें वो दावा करता था कि उसने दानव की आत्मा को अपने शरीर में बुला लिया है। मतलब वो खुद को दानव का एक जरिया बना लेता था। ये तो शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा होगा। सही पकड़ा आपने। जो पुजारी दानव को काबू कर सकता है उससे कौन सवाल करेगा? ये पूरा खेल ही शक्ति का था। और फिर पुजारी, जो अब खुद को दानव बताता था, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अच्छा। मान्यता ये थी कि इससे दानव की भूख शांत हो जाएगी। लेकिन शोषण यही नहीं रुकता था। उस रस्म के बाद व्यापारी भी उस लड़की का इस्तेमाल करते थे, ये कहकर कि वे दानव का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तो डर और धर्म के नाम पर एक तरह का संस्थागत बलात्कार है। उन लड़कियों का क्या होता था इसके बाद? क्या वे अपने घर लौट पाती थी? कभी नहीं। उन्हें एक नया नाम दिया जाता था, दानवदासी। दानवदासी? हाँ, समाज उन्हें अछूत मानकर त्याग देता था और उनका बाकी का जीवन उसी मंदिर में पुजारियों और व्यापारियों की हवस पूरी करते हुए बीत जाता था। वो मंदिर उनके लिए एक जेल बन जाता था। और इसी अंधेरी घुटन भरी दुनिया में हमारी कहानी की मुख्य पात्र रंडवी का कदम पड़ता है। उसकी अपनी कहानी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। रंडवी की कहानी जन्म से ही दर्दनाक थी। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी। तो उसके पिता ने उसे मनहूस मान लिया होगा। बिल्कुल, एक डायन, और सारी जिंदगी उससे नफरत की। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी ही बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। और जाहिर है वो व्यापारी उसे सीधे उसी दानव के मंदिर ले आया, एक और बलि बनने के लिए। हाँ, उसे उसी अंतहीन चक्र का अगला शिकार बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन जिस दिन रंडवी के साथ वो रस्म होनी थी, उस दिन इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ओके, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ? डायरी में जॉनसन ने इस घटना का जिक्र कैसे किया है? जॉनसन लिखता है कि सब कुछ हमेशा की तरह ही शुरू हुआ। पुजारी ने रस्में शुरू की, मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही उसने रंडवी के साथ संबंध स्थापित किया, वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश हो गया? हाँ, और जब घंटों बाद उसे होश आया तो वो कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ और श्रद्धा का एक अजीब सा संगम था। एक मिनट, खौफ और श्रद्धा, ये तो विरोधाभासी है। मुझे यहाँ एक शक हो रहा है। क्या ये मुमकिन है कि पुजारी ने ये सब नाटक किया हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और जॉनसन भी अपनी डायरी में इस पर विचार करता है। क्या पुजारी सच में डर गया था, या वो एक चतुर रणनीतिकार था जिसने हवा का रुख बदलते देखा और खुद को बचाने के लिए एक नई चाल चली? हमें सच कभी पता नहीं चलेगा। भी नहीं। लेकिन उसने जो किया, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने मंदिर में घोषणा की कि रंडवी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो खुद दानव का ही एक अंश है। वाह! उसके जिस्म में दानव की ताकत है। वाह! मतलब जो लड़की कल तक एक वस्तु थी, एक शिकार थी, उसे एक ही झटके में देवी बना दिया गया। बलि के लिए लाई गई लड़की अब मंदिर की सबसे शक्तिशाली हस्ती बन गई। ये तो किसी तख्तापलट से कम नहीं था। ये तख्तापलट ही था।
लेकिन ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। और यहीं से रणवीर की असली कहानी शुरू होती है। सत्ता में आने के बाद किसी भी व्यक्ति का पहला कदम उसके इरादों को साफ कर देता है। रणवीर ने इस नई मिली शक्ति का इस्तेमाल कैसे शुरू किया? उसने पहला काम वही किया जिससे वो खुद गुजरी थी। उसने सदियों से चली आ रही उस घिनौनी दानव दासी प्रथा को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लेकिन उस व्यवस्था से जुड़े लोगों, पुजारियों, व्यापारियों ने इसका विरोध नहीं किया। उनकी तो पूरी सत्ता और कमाई इसी पर टिकी थी। यहीं पर रणवीर की चतुराई दिखती है। देखिए, उसने सिर्फ एक नियम नहीं बदला, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। रणवीर समझ गई थी कि डर से ज्यादा शक्तिशाली लालच होता है। मतलब? उसने घोषणा की कि अगर व्यापारियों को दानव को खुश करना है तो उन्हें सिर्फ सोना, चांदी और धन दौलत दान करनी होगी। उसने शोषण के केंद्र को सीधे सीधे दौलत के केंद्र में बदल दिया। कमाल है। उसने सिस्टम को खत्म नहीं किया, बस उसका ईंधन बदल दिया। अंधविश्वास वही रहा, बस कीमत बदल गई। लेकिन जैसा कि डायरी बताती है, ये तो सिर्फ पहला कदम था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी तैयारी की शुरुआत थी। रणवीर ने मंदिर में मौजूद सभी पूर्व दानदासियों को अपने पास बुलाया। वो औरतें जिनका सब कुछ छीन लिया गया था। हाँ, जिन्हें समाज ने जिंदा लाश बना दिया था। लेकिन उन औरतों को एक साथ लाना जिनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका हो, यह आसान नहीं रहा होगा। उसने उनका भरोसा कैसे जीता होगा? डायरी में लिखा है कि उसने उनसे कोई झूठे वादे नहीं किए। उसने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। उसने उनसे कहा, जिस जिस्म को उन्होंने रौंदा है, हम उसी को हथियार बनाएंगे। वाह! उसने उनके दुख को उनकी ताकत में बदल दिया। मंदिर की दीवारों के पीछे, दुनिया की नजरों से दूर, उसने उन्हें हथियार चलाना सिखाया, लड़ाई की रणनीतियां सिखाईं। एक मंदिर के अंदर एक सेना को प्रशिक्षित करना, ये सुनने में ही असंभव लगता है। हथियार कहाँ से आए होंगे? किसी को कभी शक क्यों नहीं हुआ? डायरी इस पर कुछ संकेत देती है। रणवीर ने व्यापारियों से मिले सोने का इस्तेमाल गुप्त रास्तों से हथियार खरीदने के लिए किया। और क्योंकि उस मंदिर में बाहरी लोगों का आना जाना मना था और उसे पवित्र माना जाता था। हाँ, इसलिए किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। वो मंदिर एक अभेद्य किला बन गया था, जहां इतिहास की सबसे अनोखी सेना तैयार हो रही थी। तो एक तरफ रणवीर खामोशी से क्रांति की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ दुनिया में एक तूफान उठ रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य। हाँ, और उनकी लालची नजर इस सोने से भरे रहस्यमयी देश पर पड़नी ही थी। सेनापति विलियम नाम के एक क्रूर और महत्वाकांक्षी अफसर को इस गुमनाम देश और उसके मंदिर में जमा हो रही दौलत की खबर मिली। और उसने वही किया जो अंग्रेज हमेशा करते थे, हमला। हाँ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किसी राजा या फौज से नहीं, बल्कि उन औरतों से होने वाला है जिन्हें दुनिया कब का मिटा चुकी थी। तो उसने पहले क्या किया? विलियम ने पहले एक छोटी टुकड़ी भेजी, ये सोचकर कि कुछ घंटों में सब कुछ उसके कब्जे में होगा। एक हफ्ता गुजर गया, कोई वापस नहीं लौटा। एक भी सैनिक नहीं? ये तो बहुत अजीब है। उसने इसे हल्के में लिया, सोचा शायद जंगली जानवरों का शिकार हो गए होंगे या जंगलों में खो गए होंगे। इस बार उसने एक बड़ी ताकतवर सेना भेजी। और फिर? 2 हफ्ते बीत गए, उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला। अब तो विलियम के कैंप में डर फैल गया होगा। जब दुश्मन दिखाई ना दे तो डर और भी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। ये देश अब सिर्फ अमीर नहीं बल्कि भुताहा लगने लगा था। सैनिक वहां जाने से डरने लगे थे। विलियम समझ गया था कि सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी। तो 2 नाकाम कोशिशों के बाद उसने अपनी रणनीति बदली। डायरी बताती है कि उसने एक बहुत ही घिनौनी और अमानवीय चाल चली। उसने उस देश के बारे में जानकारी जुटाई और एक ऐसी तरकीब निकाली जो उसकी नस्लवादी सोच को दिखाती है। उसने अपने बंदी बनाए हुए अफ्रीकी गुलामों में से कुछ अश्वेत महिलाओं को चुना। औरतों को भेजा लड़ने के लिए? इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत ही कुटिल चाल थी। शायद उसने सोचा कि रणवीर की सेना औरतों पर हमला नहीं करेगी, या शायद उसकी नजर में उन अश्वेत महिलाओं की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। वो सिर्फ बलि का बकरा थी। हाँ, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो चाल काम कर गई। वे महिलाएं सिर्फ 2 दिन में ढेर सारा सोना चांदी लूटकर वापस आ गईं। बिना किसी खरोच के। बिना किसी खरोच के। तो विलियम को लगा होगा कि उसने जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। बिल्कुल। उस रात उसके कैंप में बड़ा जश्न हुआ। विलियम ने खूब शराब पी, इस यकीन में कि अब ये देश उसका है। वो अपनी जीत के नशे में अपने तंबू में जाकर सो गया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी गलती उन औरतों को जिंदा वापस आने देना थी। आधी रात को जॉनसन लिखता है कि उसकी नींद चीखों से टूटी।
जब वो बाहर भागा तो उसने देखा कि पूरा कैंप आग की लपटों में घिरा है। सैनिकों को उनके तंबुओं में जिंदा जलाया जा रहा था। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कत्लेआम था, एक सटीक और विनाशकारी हमला। और उस तबाही के बीच विलियम ने आग की लपटों के पार एक साया देखा, एक लंबी अश्वेत महिला जो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे वो इस आग की देवी हो। हाँ, वो महिला चलकर विलियम के पास आई, जो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो उसके कान के पास झुकी और बहुत धीरे से फुसफुसाई, रणडवी। क्या पल रहा होगा वो, जिस अदृश्य दुश्मन से वो महीनों से लड़ रहा था, वो खुद उसके सामने खड़ा था, उसके साम्राज्य को जलाकर राख करते हुए। ये रणडवी का जवाब था। इस हमले के बाद रणडवी ने विलियम के साथ क्या किया? उसने उसे आसान मौत नहीं दी। पहले उसने लूटा हुआ सारा खजाना वापस लिया और उन सभी महिलाओं को आजाद कर दिया जिन्हें विलियम ने बेचा था। और फिर उसने विलियम के साथ क्या किया? रणडवी ने उसके हाथ और पैर काट दिए और इसे उसी असहाय हालत में पहाड़ की चोटी पर जिंदा छोड़ाई, ताकि गिद्ध और जंगली जानवर अपना काम पूरा कर सकें। वाकई एक भयानक सजा, एक क्रूर आदमी के लिए क्रूर अंत। लेकिन डायरी में एक आखिरी और सबसे दिलचस्प जानकारी है। उस रात रणडवी की सेना ने एक अंग्रेज को मार डाला, सिवाय एक के। हाँ, और वो एक व्यक्ति ही वजह है कि आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। वो था J.L. जॉनसन, इस डायरी का लेखक। उसे जिंदा क्यों छोड़ा गया? क्योंकि जॉनसन कोई सिपाही नहीं था, वो एक इतिहासकार था जिसे विलियम अपनी जीत की कहानी लिखने के लिए साथ लाया था। अच्छा। रणडवी ने उसे जिंदा छोड़ा और जाते जाते उससे बंगाली में सिर्फ एक वाक्य कहा, लिखिश अमार का था, लिखिश की भाबे हार ली तोरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे बारे में लिखना कि तुम लोग कैसे हारे। वो चाहती थी कि दुनिया उसकी कहानी जाने, लेकिन एक हारे हुए आदमी की कलम से। बिल्कुल, वो चाहती थी कि हार का भी एक इतिहास लिखा जाए। वो जानती थी कि अंग्रेज अपनी जीत के ढोल तो बहुत पीटते हैं, लेकिन अपनी हार की कहानी कभी नहीं सुनाएंगे। और जॉनसन ने लिखा, उसने ये पूरी डायरी लिखी, लेकिन जैसा कि रणडवी ने सोचा था, ये पांडुलिपि कभी प्रकाशित नहीं हुई। हाँ, ये डायरी कहीं खो गई और सदियों बाद प्रोफेसर महास्थिविर के हाथों लगी। ये उस हारे हुए इतिहास का इकलौता गवाह है। तो ये थी रणडवी की कहानी, एक लड़की जिसे बेच दिया गया, जिसे एक वस्तु समझा गया, वो एक क्रांतिकारी नेता बनी। उसने न सिर्फ औरतों के शोषण पर आधारित एक प्रथा को तोड़ा, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश सेना को भी घुटनों पर ला दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। हम सबने सुना है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। हाँ। लेकिन तब क्या होता है जब हारने वाला भी इतिहास लिखता है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता? उसकी लिखी हुई सच्चाई किसी बक्से में बंद होकर धूल खाती रहती है। ये सोचने वाली बात है। रणडवी जैसी और कितनी कहानियां और कितने गुमनाम नायक और नायिकाएं ऐसी ही पुरानी डायरियों में, भूले बिसरे खतों में बंद पड़े होंगे, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन पर जमी धूल को हटाए और उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए।